आप सभी को शुभ प्रभातम। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वृक्ष दिखा रहा हूँ मैं। ये अशोक का पेड़ है और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। बात करता हूँ मैं यहीं के ग्रीन बॉय से, जिन्होंने 1997 में हज़ारों पेड़ों को एक स्वरूप देकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हरित स्थिति को एक नया आयाम दिया था। और उसके बाद इस हरित या यूँ कहें कि इन वृक्षों के तले कितनी प्यार अपने सौगात का नया स्वरूप पाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना पेड़ लगाने के लिए। बताइए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो कुछ खास आपकी तरफ से क्या? डॉक्टर साहब, हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में हैं और ये परिसर अपनी हरियाली के लिए जाना जाता और हमारा कुल गीत भी है, मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी। तो इसकी मधुरता मनोरमता इसलिए है कि ये सघन हरा भरा है। जब विद्यार्थी काल था मेरा, यानी मैं विश्वविद्यालय में 92 में आया हुआ था, आर्ट्स फैकल्टी सोशल साइंस फैकल्टी में, तो यहाँ मित्रों को संगठित करके वृक्षारोपण किया, एनएसएस के माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से किया। फिर विश्वविद्यालय के कुलपति को संपर्क करके किया, तो वो सारे प्रयास विश्वविद्यालय के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वृक्षारोपण कमेटी का गठित माननीय कुलपति ने 95 में किया और उसका परिणति ये रही कि उसका विश्वविद्यालय में 50,000 पेड़ पूरे परिसर में पेड़ लगे। और हमने उन दिनों ध्यान रखा था जिसको हरी संकरी कहते हैं, हर चौराहे पे पीपल बरगद पाकर का पेड़ लगाया गया और पंचवटी भी लगाया गया, जो हमारे शास्त्रों में वृक्ष का महात्म्य है। और नक्षत्र वृक्षों का भी हमने यहाँ पे परिचय कराया था कि 27 नक्षत्र हैं और उन नक्षत्रों के अनुसार भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में वृक्ष होने चाहिए। और उसका सुपरिणाम रहा कि आज विश्वविद्यालय में हजारों युवा वृक्षों की, जो कि 20 से 25 आयु वर्ग के हैं, वो पूरी पीढ़ी खड़ी है। हम लोग उन्हीं के छाया में हैं और वो पल्लवित पुष्पित हो रहे हैं, खुशहाल हैं। ये बड़ा काम हुआ और उसकी परिणति हुई कि उससे पंछियों को आश्रय मिलता है। फूलों से लदा हुआ फल फूल औषधि वृक्ष, केवल वृक्ष नहीं होते, वो औषधि प्रजाति का वृक्ष होता है, फल प्रजाति का वृक्ष होता है और शोभाकार वृक्ष होते हैं। और सारे वृक्ष शोभाकार के साथ साथ लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं, जो कि जिनको वुडन वृक्ष कहते हैं। आने दीजिए, चलते हैं सर ज़रा सा कुछ ये वृक्ष जो है। जी जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आइए यहाँ पर। ये बहेड़ा का वृक्ष है। बहेड़ा का, आप जानिए ये मधुबन में है बहेड़ा का वृक्ष। और बहेड़ा जो काफ़ी पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है। जी जी, हर्रा बहेड़ा बोला जाता है। हाँ, तो वो त्रिफला जो चूर्ण होता है, आंवला हर्रा बहेड़ा, तो ये बहेड़ा का पेड़ है। इसका तो गिरता होगा तब? जी, इसमें फल लगते हैं। कब, किस ये सावन में अभी बरसात में आरंभ हो जाएगा फल लगना और फिर बाद में इसको तोड़ के औषधि के रूप में इस्तेमाल होता है और उनका होता है। अच्छा, आप ग्रीन बॉय के नाम से, चूँकि मैं कई बार हरित बालक बोलता हूँ आपको। जी 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 जी। मुझे ये बताइए कि पर्यावरण अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। इसके प्रति आज की युवा पीढ़ी उतनी लालायित नहीं दिखती, शायद कई कारणों से, लेकिन कुछ न कुछ सामाजिक परिवेश वैसा नहीं बन पा रहा जिसके चलते उन पे एक गहरा प्रभाव हो कि नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है पेड़ लगाना। डॉक्टर साहब, आज मैं जिस विषय को आपके सामने उठा रहा हूँ, ये बड़े बड़े विद्वान भी, पर्यावरण के चिंतक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं कह पाते हैं। पर्यावरण की चिंता 1972 से आरंभ हुई है। सबसे पहले पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष जुड़े और भारत का प्रतिनिधित्व इंदिरा गांधी जी ने किया था। एक मंच पे संयुक्त राष्ट्र के तहत आए और सब वृक्षारोपण के बारे में, वृक्षों के संदर्भ में, पर्यावरण के बारे में, प्रकृति के बारे में चिंता पूरी मानवता ने की। तो आज 52 साल हो गए, फिर भी वो जिस तरह से लोगों में चेतना जागृत होनी चाहिए थी, वो आज भी नहीं हुई। उसके मूल में है कि जो विकास की अवधारणा है वो मनुष्य केंद्रित है और उसके मूल में
भारतीय चिंतन जो रहा है वो प्रकृति केंद्रित विकास की अवधारणा को मानता है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो, ये हमारे उपनिषद वाक्य हैं। परंतु भारत में अब्राह्मिक विकास की जो अवधारणा है वो अब्राह्मिक धर्मों के नाते और उस सभ्यताओं के प्रभाव के नाते, जिसमें मूलतः ईसाईयत तो इस्लाम है, उनका चिंतन जो है वो मनुष्य ही केंद्रित है। जबकि भारतीय चिंतन हमारे वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में उठा के देख लें तो प्रकृति आधारित चिंतन है। तो भारतीय जो विकास की अवधारणा रही है वो प्रकृति केंद्रित रही है, और यूरोपियन यानी अब्राहमिक रिलीजन के लोगों की जो अवधारणा है वो मनुष्य केंद्रित है। अच्छा। तो जब सब कुछ मनुष्य केंद्रित रहेगा तो प्रकृति की चिंता कौन करेगा? वृक्ष, वनस्पति, फूल, पौधे, नदी, पहाड़, वन्य प्राणी, जीव जंतुओं के विषय में कोई चिंता अच्छा, नहीं। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है जी। कि आखिर इस पढ़ाई का क्या मतलब है? जब यूरोपियन और इब्राहिम थिंकिंग वाले जो कंसेप्ट के लोग हैं, ठीक है, उन कौमों को इसका मतलब शिक्षा का प्रभाव ही वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वस्तुतः आप जो बात कर रहे हैं, जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वो ये जो वर्तमान हमारी शिक्षा प्रणाली है ये केवल जॉब ओरिएंटेड है, न कि मनुष्य के आत्मिक विकास के लिए है। तो उसके लिए हमारी संस्कृति, हमारी जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति रही है, गुरुकुल पद्धति, उसके तरफ जाना होगा। और ये जो वर्तमान शिक्षा पद्धति, इसमें बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि अभी राजनीतिक परिवर्तन हुआ है कल, और मानते हैं कि हम वाराणसी में और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम आशा करते हैं कि इस विषय पर भी चिंता की जाएगी और पूरे दुनिया में मार्गदर्शन भारत करेगा। प्रकृति केंद्रित विकास की अवधारणा पे भारत चलेगा, जिससे कि उस मूल में, उस चिंतन में वृक्ष, वनस्पति, नदी, पहाड़, जीव जंतु, झरना, ग्लेशियर, हिमखंडों का सबका समग्र चिंतन है। उसमें ग्रह नक्षत्रों का चिंतन है, सबकी स्थिति का चिंतन है, वृक्ष, वनस्पतियों, फूल, पौधे, सबका चिंतन है। और जो प्राणी जगत है, कीट जगत है, जो जंगली जीव हैं, वाइल्ड लाइफ जिनको कहते हैं, उन सब का चिंतन जब होगा तभी समग्र विकास होगा। उनके बीच में मनुष्य एक भाग है, न कि वो सबका स्वामी है। इस चिंतन से अलग होगा तभी तो ये विकास की, तभी समग्र चिंतन में प्रकृति की चिंता होगी। अभी जो हमारी जॉब, हमारी शिक्षा प्रणाली है, यह तो बहुत तुच्छ लेवल पे हमें केवल हमारा समय काटती है, हमें समय बर्बाद करती है हमारे विश्वविद्यालयों में। जबकि हमारा आत्मिक विकास, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति हमारा उत्कर्ष कराए, प्रकृति के प्रति हमारे दायित्वों को निर्वहन करने के लिए प्रेरित करे, वो शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता, और वो अभी हो नहीं रहा है। आशा है सारे लोग सर, सारे लोग रोजगार 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 जी, और गरीबी 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 गरीबी। जरा सा कभी, चूँकि बात में आपने कहा था कि एक रोग है, किन चीज़ों को आप रोग कहते हैं जो हर सरकार के लिए एक रोग है? मैं तो बहुत बड़ा अध्ययन नहीं किया हूँ नेहरू जी के भाषण का, फिर शास्त्री जी के, फिर इंदिरा जी के, और फिर आते आते जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं उनके अगर भाषणों का अध्ययन करें तो हर कालखंड में बेरोजगारी, गरीबी का रोना रोया गया है। क्या पूरी तरह गरीबी ख़त्म की जा सकती है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जब जनसंख्या विस्फोट होगी, संसाधन सीमित होंगे, तो ये संभव नहीं है। और सर, हाँ, रोजगार, क्या कोई भी दुनिया की सरकारें 100% नागरिकों को रोजगार नहीं दे सकती है। हाँ, जो स्वतः स्वप्रेरित रोजगार के अवसर होते हैं, जो कि इंस्टीट्यूशनल नहीं होते, प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, कृषि में है, छोटे छोटे कारोबारों में है, वहाँ से रोजगार जनरेट होगा। और कोई समझे कि संस्थागत यानी सरकारें केवल रोजगार विकसित करें और करें, तो ये असंभव है। कोई भी, मैं गारंटी। और सर, नए आने वाली पीढ़ी में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस दिन वो नेचुरल फॉर्मेट में एक्टिवेट हो जाए तो शायद वो इंसानों के लिए बड़ा घातक हो जाएगा, कि वो सामने डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये इंसान हमारे लायक नहीं है, इट्स बेटर टू टेक द न्यू बर्ड्स। वो मेरे विचार से आप ऐसे भस्मासुर को पैदा न करें जो आपको ही मार डाले।
ऐसा वरदान मत दीजिए, और उसको उस पर आपका ही नियंत्रण बने, यानी मनुष्य का नियंत्रण बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। वो सारी टेक्नोलॉजी को वैसी ही अनुसार बनाना चाहिए, न कि ऐसा बना दो जो कि भस्मासुर साबित हो और आपको ही मार डाले। कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया कोई रोबोट, उसका दिमाग फिर जाए तो सोचे कि यार ये आदमी मुझसे जॉब ले रहा है, बड़ा काम कर रहा है, इसको यार ख़त्म करो। मैं भी रिलैक्स करना चाहता हूँ, मौज करना चाहता हूँ, मैं भी इंजॉय करना चाहता हूँ, तो ऐसी दशा न आने पाए। इसलिए मेरा मानना है कि उनको नियंत्रित रखो, अपनी सीमाओं में ही रखो, भस्मासुर मत बनाने दो। चलिए, कुछ हमारे चैनल पे कुछ कहना चाहेंगे संदेश चैनल के लिए? मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ। बचपन से पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मेरे हाथों हजारों पेड़ सफलतापूर्वक लगे, मिसाल वृक्ष हो चुके हैं। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पूरा इतना विशाल परिसर है, 1300 एकड़ का, और तमच्छा स्थित एजुकेशन फैकल्टी का अगर जोड़ दे तो लगभग 1500 एकड़ है। इतने बड़े परिसर में वृक्षारोपण का अभियान चलाना सफलतापूर्वक, लगभग मेरा 8 साल उसमें समर्पित रहा है। इसी नाते विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद में मुझे मानवीय पर्यावरण अवार्ड दिया और मुझे वाइस चांसलर कोर कमेटी में रखा गया। बाद में उन्हीं कार्यों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 95 to 97 उत्तर प्रदेश का जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसका भी मुझे सम्मानित सदस्य बनाया गया, और पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत मान सम्मान पुरस्कार भी मिले। लेकिन उनके अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि महनी हमारी जिम्मेदारी है कि एक व्यक्ति पर्यावरण के लिए क्या कर सकता है, तो उसके जितने संसाधन हैं उसके अनुसार प्रयास करें कि ऊर्जा संरक्षित हो, सोलर एनर्जी का अधिक से अधिक उपयोग हो अगर छत वगैरह है, और छत को इंसुलेटेड करके उस पर बागवानी विकसित करें, सब्जियां उगाएं, फल उगाएं, छतों पे आप करें, क्योंकि ज़मीन तो है नहीं शहरों में। दूसरा विषय ये है कि आप जहाँ कहीं परिसर में हों, किसी कार्यालय में हैं, तो अंतिम व्यक्ति जो निकलने वाला उस कार्यालय से हो, वो सारी एसी, पंखे, कूलर बंद करके निकले, लाइट ऑफ करके निकले। याद रखिए, अभी हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, प्रकाश प्रदूषण भी होता है। रात को दिन में बदलोगे तो प्रकृति में बहुत से परिवर्तन होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, रात रात रहनी चाहिए। थोड़ा टिमटिमाते हुए तारे, चाँद तारे भी दिखने चाहिए। जो प्रकृति का सुख है वह भी तो हमें उसका आनंद लेना है, और वो प्रकृति के ही सानिध्य में जाके मिल सकता है। ऊर्जा संरक्षित करिए, जल संरक्षित करिए, जहाँ कहीं हैं थोड़ा सा जल रख दीजिए। पंछियों को पानी पीने के लिए आज के तपते मौसम में, दूसरा उनको दाना वगैरह रख दीजिए। ये सब छोटे छोटे प्रयास। प्रकृति से जुड़िए जी, प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए, पेड़ लगाइए, और सहज भाव में जीवन बिताना है तो आप प्रकृति में बनिए। चलिए, आप हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये महत्वपूर्ण चीज़ें और इस तरीके की और भी चीज़ें मैं आपके बीच में संप्रेषित करता रहूँ। मैं दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर मुकेश जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इस कारवां को आगे बढ़ाइए। नमस्कार, धन्यवाद। जय भारत, हरित भारत।